हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 चैप्टर 1 हिस्ट्री। आज हम आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 आपका चल रहा है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। Historians use different type of sources to learn about past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। देखिए, जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस एंड या सोर्सेज। हिस्टोरियंस यानी कि जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। पास्ट के बारे में वो स्टडी कैसे करते हैं, यानी कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट, यानी कि हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हिस्टोरियंस किस किस तरह के किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरियंस पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो हिस्ट्री के किस पीरियड को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं एंड द नेचर ऑफ द, और वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो उसका नेचर, यानी कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पीरियड यानी कि हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्टोरियन एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं, मॉडर्न या मेडिवल, उसी के बेस पर वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसके बेस पर वो अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड द हर्षवर्धन। देखिए, आपने 6th क्लास में गुप्त डायनेस्टी और हर्षवर्धन जो रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ा था। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स अबाउट थ्रोली। इस किताब में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस किताब में हम लगभग 700 से 750 के बीच का जो पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके 7th क्लास का जो कोर्स है उसमें हमारा जो टाइम पीरियड है वो ये रहेगा 700 to 750। You will notice some continuity in the sources used by the historian for the study of this period। तो इस पीरियड के बारे में हिस्टोरियंस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या स्टडी करने के लिए किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है वो सब हम इस पीरियड में इस बुक में पढ़ेंगे। दिस विल रियली ऑफ कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, 700 से 1750 के पीरियड के बीच, यानी कि इतने टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने कॉइन्स का इस्तेमाल किया है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग और टेक्सचुअल, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है ताकि वो इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। बट देयर इज़ आल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन इस पीरियड के बारे में अगर हम टेक्सचुअल रिकॉर्ड की बात करें तो हमें बहुत सारे रिटन मटेरियल मिला है जिसका इस्तेमाल उन्होंने, हिस्टोरियंस ने, इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किया है। द स्लोली डिस्प्लेज अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उन्होंने जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसके कंपैरिजन में रिटन जो टेक्सचुअल मटेरियल है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, क्योंकि ये वो पीरियड था जब पेपर की इन्वेंशन हो चुकी थी, पेपर आसानी से बहुत सस्ती कीमत पर अवेलेबल था। इसलिए इस पीरियड से रिलेटेड हमें जो रिटन मटेरियल है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। और रिटन मटेरियल की मदद से जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स। तो क्योंकि पेपर आसानी से अवेलेबल हो जाया करता था इसलिए लोग उसका इस्तेमाल होली टेक्स्ट, यानी कि जो रिलीजियस बुक्स है उनको लिखने में, जो रूलर्स होते थे उनके क्रॉनिकल्स को लिखने में किया करते थे। लेटर एंड थिंग्स ऑफ संत, पिटीशन एंड जुडिशल रिकॉर्ड। इसके अलावा जो भी संत होते थे, गुरु वगैरह होते थे, रिलीजियस जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, वो किस तरह की लोगों को किस तरह की टीचिंग देते थे,
और जो जुडिशल रिकॉर्ड्स होते थे यानी कि रूलर्स वगैरह जो भी इंसाफ वगैरह करते थे, वो तमाम चीज़ें वो सारे रिकॉर्ड रिटन मटेरियल में इस पीरियड के मौजूद हैं। उनको पेपर आसानी से अवेलेबल होने की वजह से उनको लिख लिया जाता था। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड द टैक्स मनुस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल रूलर। मनुस्क्रिप्ट जो है ना वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, जो लोग मालदार होते थे उनके पास मनुस्क्रिप्ट होती थी। जो रूलर वगैरह होते थे, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, यानी कि मनुस्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी, या तो बहुत मालदार लोगों के पास, या जो उस ज़माने के रूलर्स थे उनके पास, मठ में या फिर मंदिरों में। दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और ये कहाँ पर होती रखी हुई है, अब मनुस्क्रिप्ट को कहाँ रखा गया था, लाइब्रेरीज में या आर्चीव्स में। आर्चीव्स क्या होती है, आर्चीव्स अ प्लेस वियर डॉक्यूमेंट्स एंड द मनुस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, वो जगह जहाँ पर मनुस्क्रिप्ट्स या रिटन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, स्टोर करके, प्रिजर्व करके। दीज मनुस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़। ये जो मनुस्क्रिप्ट है और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट हैं, ये हिस्टोरियंस को हिस्ट्री के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको यूज़ करना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। They are also difficult to use. There were no printing press in those days, so scribed copied manuscript by hand, क्योंकि उस वक्त जो है ना प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मनुस्क्रिप्ट की जो भी कॉपीज़ हैं उनको हाथ से लिखा जाता था। मनुस्क्रिप्ट का मतलब ही ये है कि जो मटेरियल हाथ से लिखा गया हो। If you have ever copied a friend homework, you would know that there is not a simple exercise. यहाँ ये कह रहे हैं कि जब हम अपने फ्रेंड की कॉपी से होमवर्क नोट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम नोट करते हैं, अगर ऑलरेडी फ्रेंड ने हमारे ने 2 मिस्टेक की है, फिर जब हम उसको अपने हाथ से लिखेंगे तो 2 की जगह 4 मिस्टेक्स हमसे हो जाएंगी। तो यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गैस व्हाट इज़ रिटन। क्यों कभी कभी ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे दोस्त ने क्या लिखा है, तो हमें लगता है चलो शायद ये है, तो इस तरह से हम गैस करके वो लिख लेते हैं, जहाँ पता चलता है कि हमारे फ्रेंड ने 2 गलतियाँ की थी, हमने 4 कर दी। तो क्योंकि मनुस्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई हैं, जो भी कॉपीज़ मौजूद है वो हाथ से लिखी गई हैं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो उस वजह से जो बाद में और कॉपीज़ उसको फर्दर लिखा गया तो उसमें गलतियाँ हो गई हैं। एज अ रिज़ल्ट देयर आर स्मॉलर बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड होमवर्क। जिस तरह आपके फ्रेंड की कॉपी का होमवर्क और आपके होमवर्क में डिफरेंस होगा, इसी तरह से मनुस्क्रिप्ट की जो बाद में लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई कॉपीज़ हैं उनमें भी फ़र्क पाया जाता है। मनुस्क्रिप्ट कॉपी इज़ नॉट समवॉट सिमिलर एज स्क्राइब्ड कॉपीड मनुस्क्रिप्ट, यानी कि जो मनुस्क्रिप्ट स्क्राइब्ड कॉपी है वो और जो बाद में लिखी गई हैं उसमें बिल्कुल सिमिलरिटी, मतलब एकदम बिल्कुल सिमिलर नहीं है, कहीं कुछ फ़र्क आ जाता है। दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस अ वर्ड हियर, और उसमें शब्दों में किसी ने थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। A sentence या sentences में भी these small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text, और ये जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस सालों तक उसमें एज इट इज़ बरकरार रहे। फिर दूसरे ने लिखा, फिर कुछ चेंजेस आ गए, तो ये है ओरिजिनल जो टेक्स्ट था उसमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव आने लगा। बिकम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मैंने जैसा भी आपसे कहा कि भी बाद में जो कॉपी की गई तो उसमें भी कुछ बदलाव आ गए, तो ओरिजिनल टेक्स्ट बाद में लिखे वाले टेक्स्ट में फ़र्क आते चले गए। देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऑथर टुडे। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि हमारे पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि ऑफ ऑथर टुडे, यानी कि आज हमारे पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को तलाश करना या उसके बारे में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी ये जानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आज के पीरियड में। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय द लेटर स्क्राइब। क्यों? क्योंकि हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं कि जो बाद में कॉपी की गई मैन्युस्क्रिप्ट, तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। अब क्या किया है इसी वजह से, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, तो इसकी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स को रीड किया ताकि वो ये पता लगा सके, ये गैस कर सके कि एक्चुअली जो ऑथर है उसका ओरिजिनली ऑथर ने ओरिजिनली इस चीज़ को क्या लिखा है, मतलब ओरिजिनली वो टेक्स्ट क्या है। इस चीज़ को गैस करने के लिए उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स को स्टडी
किया है। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम, और क्योंकि क्रॉनिकल्स ने अलग अलग समय पर उस चीज़ को अलग ऑथर ने रिवाइज किया है, यानी कि मनुस्क्रिप्ट को रिवाइज किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि उसका हमें हिस्टोरियंस को उसके तमाम वर्जन्स को पढ़ना पड़ता है ताकि वो ओरिजिनल रिटन टेक्स्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पता कर सके। द 14th century chronicles ज़ियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 year लेटर। देखिए, जैसे कि 14वीं शताब्दी के एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने 1356 में पहला क्रॉनिकल लिखा और उसके दूसरे 2 साल बाद फिर उसका दूसरा वर्जन लिखा गया। तो द टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों ही वर्जन एक दूसरे से डिफरेंट है। बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960, लेकिन 1960 तक हिस्टोरियंस को ये नहीं पता था कि फर्स्ट वर्जन कौन सा है। आप समझ रहे हैं? इट रिमेन्ड लॉट इन लार्जली लाइब्रेरी कलेक्शन, हालांकि लाइब्रेरी में इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी में जो इसका लार्ज एक कलेक्शन था वो बर्बाद हो गया है। वो बर्बाद कैसे हो गया है? उसमें दीमक वगैरह लग गई, दीमक वगैरह ने उसको खा लिया, बर्बाद कर दिया। फिर जो थोड़ा बहुत मटेरियल मिला है फिर उसको ऑथर वगैरह ने फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश की है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। इसीलिए हिस्टोरियंस पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मनुस्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन्स को स्टडी करते हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। The study of the 1000 years between 700 and 1750 is huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. देखिए, अगर हम 700 से 750 के बीच की यानी कि इतने सालों पहले के वक्त की स्टडी करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है। हिस्टोरियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसके वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर, क्योंकि उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ें तो मौजूद नहीं थी कि जिससे हमें यूँ ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के सामने। एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। हालांकि इस पीरियड में हम ये देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि पेपर। मैंने बताया अभी आपको कि पेपर की इन्वेंशन हो चुकी थी और पेपर यूज़ किया जाने लगा था इन ऑर्डर टू राइट द होली टेक्स्ट वगैरह, तो होली टेक्स्ट वगैरह को लिखने के लिए। तो यानी कि इस पीरियड में टेक्नोलॉजीज़ का शुरुआत हो गई थी, लाइक द पर्शियन व्हील। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या बता रहे हैं? पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किस में किया जाता था? खेती बाड़ी, इरिगेशन में। स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता था वीविंग में। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि स्पिनिंग कपड़ा बुनने का जो होता है स्पिनिंग व्हील, और फायर आर्म्स का इस्तेमाल कॉम्बैट में किया जाता था। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा नए फूड जैसे कि बेवरेज होते हैं, यानी कि बेवरेज कहते हैं ड्रिंक वगैरह, कॉफ़ी, टी, ये तमाम चीज़ें आ जाती है। ये भी हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी थी और यहाँ पर पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, इन तमाम चीज़ों की खेतीबाड़ी यहाँ होने लगी थी। ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान तक आ चुकी थी, यानी कि यहाँ पर अब खेतीबाड़ी करना शुरू हो गई थी, लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट अदर आइडिया विद दैम एज वेल। अब देखिए, ऑल दीज, अब ये नई नई जो इनोवेशन थी, जैसे कि पर्शियन व्हील है, स्पिनिंग व्हील है, फायर आर्म्स है, तो ये जो नई इनोवेशन थी ये क्या थी? न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप, यानी कि अब नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी थी, लोग नई नई क्रॉप्स भी उगाने लगे थे। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट शुरू हो गया था। केम अलॉन्ग विद द पीपल, यानी कि अब लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, क्रॉपिंग करने लगे, डेवलपमेंट शुरू हो गया। नई टेक्नोलॉजीज़ मैंने भी आपको बताया, पर्शियन व्हील है जिसका इस्तेमाल इरिगेशन में किया जाता था, इस तरह स्पिनिंग व्हील है, फायर आर्म्स है।
एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंज। और जब लोग ये हु ब्रॉट अदर आइडिया, और जब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे तो उनके दिमाग में दूसरे आइडियाज़ भी आए, और इन दूसरे आइडियाज़ ने किस चीज़ को जन्म दिया? इन दूसरे नए आइडियाज़ की वजह से इस पीरियड में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे, विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस, यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस कौन से थे, इकोनॉमिक चेंजेस कौन से थे, सोशल चेंजेस कौन से थे, और कल्चरल चेंजेस कौन से थे। तो हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। देयर वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।